फिर मैंने वो बेस कैंप पे कांटेक्ट किया, जो दूसरा हमारा टीम लीडर था उससे कांटेक्ट किया कि अभी तक नहीं पहुँचे वो। तो उसने कहा कि वेदर, मैंने पूछा उससे कि वेदर कंडीशन क्या है जो 7 फरवरी की 6 फरवरी की। तो उसने कहा कि बेटा अभी वो वेदर भी ठीक नहीं, कोई 80-90 किलोमीटर पर आवर विंड है केम्फ्री अबाव। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ अहमद हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान ने जिस शोबे में भी आया हम नज़र दौड़ाएँ, चाहे वो सेहत का शोबा हो, चाहे वो साइंस का हो या खेल का, हर शोबे में हमने ऐसे हीरोज़ पैदा किए कि जिनकी कारकर्दगी सुनहरे हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं साजिद अली सतपारा। साजिद सतपारा मोहम्मद अली सतपारा के फ़र्जंद हैं। रिसेंटली ये अपने वालिद और दीगर कोई पैमाओं के हमरा K2 विंटर एक्सपीडिशन 2021 पर गए और वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली बाकी कोई पैमाओं की जो टीम है उन्हें हादसा पेश आया और आज दुखी दिल के साथ हम ये बात कह रहे हैं और पूरी कौम इस वक्त एक सदमे में है कि मोहम्मद अली सतपारा जो हैं वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। सबसे पहले तो मैं ब्रदर साजिद सतपारा को ताज़ियत पेश करना चाहूँगा टुडे पाकिस्तान की टीम की जानिब से, पूरी कौम की जानिब से, और ये भी कहना चाहूँगा कि पूरी कौम इस वक्त जो है वो इस सदमे में बराबर की शरीक है। पूरी कौम जो है वो इंसानियत की वजह से जो है वो अफसरदा है। तो साजिद, सवालात का आगाज़ आपके साथ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि इस K2 जो विंटर एक्सपीडिशन है इसका प्लान कैसे बना, इसका आगाज़ कैसे हुआ, थोड़ा सा इस बारे में। बेसिकली जो इसका प्लानिंग तो पहले से स्टार्ट था कि वालिद और माशाल्लाह से पाकिस्तान के जाने माने प्लानर थे। इस साल हमने देखा कि जो वर्ल्ड क्लास के जो दूसरे यूरोपियंस और नेपाली शरपास आ रहे हैं K2 पे चढ़ने के, तो मैं और वालिद ने वो डिसाइड किया कि क्यों ना ऐसे पाकिस्तानी हम इस, क्योंकि K2 हमारा वो भी है कि अल्लाह की तरफ से हमें एक अजीम तोहफा मिला है, तो K2 हमारा है, हमारा खिलौना है। हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम ऐसे पाकिस्तानी K2 को क्लाइम करें। इस सिलसिले में थे कि एक आइसलैंड का वो जॉन स्नोरी, उससे कांटेक्ट हुई क्योंकि वो वालिद का दोस्त था। उसने कहा कि मैं K2 का वो एक्सपीडिशन प्लान कर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ ज्वाइन करो। आदित्य को कहा, तो उसने कहा कि मैं और मेरा बेटा वो विलिंगली इस पे ज्वाइन करेंगे। तो इस सिलसिले में हम कोई 30 नवंबर को इधर से निकले K2 बेस कैंप की तरफ और 5 दिसंबर को K2 बेस कैंप पर पहुँचे और हमने जो क्लाइंबिंग एक्टिविटीज़ है वो स्टार्ट की। अच्छा साजिद, आप भी चूँकि समिट में जो है पेश थे, आप भी दीगर कोई पैमाओं के हमरा, जैसे कि आपने बताया कि आप भी विलिंगली इसमें शामिल हुए, तो ये वो एक ऐसे इंसिडेंट आपके साथ हुआ कि आपको जो है मतलब थोड़ा बैक फुट पर आना पड़ा और आप वापस आए। तो उस वाक़े के बारे में और वो जो एक रात आपने वहाँ पे गुजारी दीगर कोई पैमाओं के समिट करने के बाद, चूँकि उनके वापस आने का आपने वहाँ पर वेट किया था, तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बेसिकली जो समिट कुछ था जो केम्फ्री हमने साथ में स्टार्ट किया था। वालिद, जो दूसरे जो शरपास थे, मेंबर्स थे, कोई 25 मेंबर्स थे। हम जा रहे थे केम्फ्री से किम्पोर की तरफ, तो हमने देखा कि जो सारे शरपास और क्लाइंबर्स थे वो वापस आ गए थे। कुछ कह रहे थे कि अभी लेट हो गया, कुछ कह रहे थे हमारा ऑक्सीजन के साथ मसला है। हम जब किम्पोर पर पहुँच के देखा तो हम 4 बंदे रह गए। मैं हूँ, मैं वालिद अली सतपारा, दूसरा आइसलैंड का जॉन स्नोरी और चेले का वो पापा। हमने डिसाइड किया कि वेदर अच्छा था उस दिन, तो हमने डिसाइड किया कि हम समिट के लिए जाएंगे। उधर एक करवस भी थी, कोई 2-2.5 मीटर थी, उसको जम करके हम ऊपर चढ़ना शुरू हो गए। क्योंकि मैं विदाउट ऑक्सीजन था केम्फ्री से, मैंने विदाउट ऑक्सीजन स्टार्ट किया था, तो बोतलनेक पर पहुँच मुझे एहसास हुआ कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से मेरी जो हेल्थ है वो मुतासर हो रही है। तो वालिद ने कहा, उसने मेरी कंडीशन को देखकर कहा, साजिद आप ऑक्सीजन यूज़ करो और आप ऊपर आ जाओ समिट के लिए। वो कि वालिद और जो दूसरे 2 साथी थे वालिद के, वो ऊपर चले गए। तो मैंने जो ऑक्सीजन का जो रेगुलेटर है वो सिलेंडर के साथ करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो लीक हो गया। तो मैंने देखा कि वो बोतलनेक पर चढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि वालिद वगैरह समिट करके आएंगे, मैं केम्फ्री पे जाकर उनके लिए पानी शानी बनाऊँगा और दूसरी जो ज़रूरियात की अशिया है, ग्रीन टी और टेंट शेड की सेटिंग करूँगा। उधर आ गया केम्फ्री पे, लेकिन बदकिस्मती से रात हुई, कोई 9-10 बज गए, वो नहीं पहुँचे। फिर मैंने बेस कैंप पे कांटेक्ट किया कि वो अभी तक नहीं पहुँचे। फिर सुबह हुई, सुबह तक मैंने उनको देखा कि बाहर निकल के भी देखता था कि कहीं उनकी टार्च नज़र आए ऊपर से आते हुए।
لیکن صبح بھی وہ نہیں پہنچے. پھر میں نے وہ بیس کیمپ پہ کنٹیکٹ کیا, جو دوسرا ہمارا ٹیم لیڈر تھا اس سے کنٹیکٹ کیا کہ ابھی تک نہیں پہنچے وہ. تو اس نے کہا کہ ویدر, میں نے پوچھا اس سے کہ ویدر کنڈیشن کیا ہے جو 6 فروری کی. تو اس نے کہا کہ بیٹا ابھی وہ ویدر بھی ٹھیک نہیں, کوئی 80-90 km/h ونڈ ہے کیمٹری اباؤ. تو اس نے کہا کہ آپ بہتر ہے کہ تھکے ہوئے آپ بیس کیمپ پہ آ جاؤ, ہم ادھر سے ریسکیو مشن اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا ساجد, جب آپ کا جو ہے آکسیجن کا آپ کو یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور جب آپ واپس آئے تو اوبیسلی آپ جو ماؤنٹینرز تھے ان کے ساتھ لاسٹ کمیونیکیشن آپ کی اسی ٹائم ہوئی, تو جو ان کے ساتھ جو آپ کی لاسٹ بات چیت ہوئی اسپیشلی آپ کے اپنے والد محترم کے ساتھ ہوئی, تو اس حوالے سے بھی جو ہے ہم ناظرین جاننا چاہیں گے, تو آپ ذرا اس حوالے سے. بیسیکلی جو کلائمبنگ کرتے ہیں تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ کچھ بیچ میں فاصلہ بھی ہوتا ہے, وہ سیفٹی اس کی نظر میں نا, ہم اتنے قریب نہیں ہوتے ہیں کہ آپ بات چیت آسانی سے ہو سکے. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے, اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ ہر بندہ اپنی جان کا بہت ذمہ دار ہوتا ہے, آپ کو بہت کیئر کرنی ہوتی ہے. تو والد آگے چل رہے تھے اور میں پیچھے تھا, تو بس کوئی ضروری کمیونیکیشن ہو تو کرتے تھے. تو والد نے آخری مجھ سے یہی کہا تھا کہ آپ آکسیجن یوز کرو اور سبمٹ کے لیے آ جاؤ. آخری بات یہ ہے. اچھا ساجد, جیسے کہ پریس کانفرنسز ہوئیں اور آپ نے جس طرح سے آپ نے خوب براہ راست میڈیا کو جس طرح آپ نے فیس کیا اور جتنے مضبوط اعصاب کا آپ نے اپنے آپ کو ثابت کیا, ریسکیو آپریشن کے حوالے سے بھی آپ بتائیے, اور ان کے جو مطلب باڈیز کی ڈسکوری کے حوالے سے جو ہے اس کے مطلب کتنے چانسز ہے, کب تک ہیں آپ, چونکہ کوہ پیما ہے آپ اس حوالے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, تو ناظرین یہ بھی جاننا چاہتے ہیں. باقی جو ریسکیو آپریشن کیا تھا پاک آرمی اور جو دوسری ہماری جو گورنمنٹ جی پی کی گورنمنٹ, اس نے مکمل تعاون کیا. لیکن جو ان کی مسنگ تھی کلائمبرس کی جو 8000 سے اباؤ تھی, اس کو ہم کہتے ہیں ڈیتھ زون آف K2 کے ڈیتھ زون میں ان کی مسنگ تھی, اور اس میں کئی پاسبلٹیز ہے جو ایکسیڈنٹ کی نا. باقی جو انہوں نے F-16 جو طیارے کو بھی وہ بھیجا ادھر ریسکیو سرچ میں, تو میرے خیال سے مکمل انہوں نے اپنی جتنی وہ تھی ایفرٹس تھے ان کو کیا. لیکن ان کی جو مسنگ جس ایریاز میں تھی اور اس حساب سے ان کی جو ریکوری ایک حساب سے ناممکن تھی میرے خیال میں ایز اے کلائمبر. باقی بس اس طرح ہے, ابھی ان کا کوئی کلو نہیں ملا, کوئی اس کا نہیں ملا. ساجد, چند روز قبل کی بات ہے کہ ایک بلغاریہ کے جو ہے ماؤنٹینر وہ بھی سمٹ کے اٹیمپٹ کے لیے وہ گئے تھے, اور ان کا بھی جو ہے حادثات, ان کے ساتھ بھی حادثہ پیش آیا اور ان کا بھی انتقال ہوا. تو ان کا وہ انسیڈنٹ کیسے ہوا, اس حوالے سے کچھ نہیں. بیسیکلی جو بلغارین کا جو کلائمبر تھا اتناس اس کا نام تھا, وہ ہمارے ساتھ کیمٹری میں 10 کے ساتھ تھا اس کا جرپا, وہ کلائمبر. انہوں نے سبمٹ ٹرائی نہیں کیا تھا, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ابھی ہم سبمٹ نہیں جائیں گے, اور کیمٹری سے ہی وہ نیچے آ رہے تھے. تو میں نے سنا کہ وہ کیمٹری کے قریب پہنچا تھا کہ رسید سے اس کی کوئی مسٹیک کی وجہ سے وہ رسید سے وہ چھوٹ گیا, اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوئی. اچھا ساجد, جیسے کہ K2 پہاڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مطلب بہت مشکل پہاڑ ہے, اگرچہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو بلند ترین چوٹی ضرور مانا جاتا ہے, لیکن ماؤنٹ ایوریسٹ کو اتنا خطرناک نہیں مانا جاتا جتنا K2 کو. میں یہاں پر ناظرین کے لیے مستنصر حسین تارڑ کے جو ہے کچھ الفاظ یہاں میں شیئر کروں گا. انہوں نے جس طرح سے لکھا ہے, عربی زبان میں انہوں نے لکھا کہ اگرچہ K2 صرف 256 میٹر جو ہے وہ چھوٹا پہاڑ ہے, دوسرے نمبر پر ہے, لیکن جو ہے یہ بہت مشکل ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ K2 حسینہ کا جو غرور ہے اس کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہے. تو جیسے کہ آپ نے K2 سمٹ کے لیے اٹیمپٹ کیا, تو یقیناً آپ نے وہ حالات, وہ مشکلات آپ نے دیکھی ہیں, تو آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیسے مشکلات اور کیسے آپ کو حالات کا سامنا کرنا پڑا. ہاں, K2 کو میں نے پرسنلی جو 2019 میں اس میں کلائمب کیا ہے, اور یہ ون آف دی ڈینجرس ماؤنٹین ہے K2. اس کی جو اسٹیپ ہے, اور اس میں جو تینوں قسم کی جو کلائمبنگ ہے وہ ہے راک کلائمبنگ, آئس کلائمبنگ, سنو کلائمبنگ. تو جو ماؤنٹ ایوریسٹ میں نے سنا ہے, میں نے کلائمب تو نہیں کیا ماؤنٹ ایوریسٹ, اتنا اسٹیپ بھی نہیں ہے, اور اس میں اتنا کراؤڈ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہائی وے بناتے ہیں, اس کو نا برف میں ٹریک بناتے ہیں. K2 میں اتنی ٹیمس بھی نہیں آتی ہیں, اور جو ورلڈ کے اسٹرانگ کلائمبرس ہیں وہ اس کو کلائمب کر سکتے ہیں. باقی جو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے اس میں تو جس کے پاس کمرشل ایکسپیڈیشن ہوتے ہیں اور جس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں اور جو انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ ہر کوئی کلائمب کر سکتے ہیں اس کو. اچھا ساجد, یہ بوٹل نیک اور جو ڈیتھ زون کی ابھی جس طرح سے بات ہم نے کی, اور جیسے کہ لٹرلی ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ K2, ایون ہمیں بس یہی پتا تھا K2 ہے دوسرا بلند ترین پہاڑ ہے, اس سے آگے تو ٹو بی ویری آنیسٹ میں بھی نہیں جانتا تھا. ہاں, میکسیمم مجھے پتا تھا تو یہ پتا تھا کہ 8611 میٹر اس کی بلندی ہے. تو جو اس کا ڈیتھ زون ہے, یہ ڈیتھ زون کیا ہے, بوٹل نیک کتنا خطرناک ہے یہ ریجنز, اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو.
नहीं, बेसिकली जो 8000 से अबाव जब हम जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की इतनी कमी होती है कि आपको सांस लेना दुश्वार होता है, और दूसरी जो सर्दी इतनी होती है कि बस बर्दाश्त से बाहर होती है। तीसरा जो होता है कि हवा इतनी चलती है उस हाइट पे कि बंदे को कभी कभार मैंने सुना है, मैंने इस साल कुछ एक्सपीरियंस भी किया कि इतनी हवा चलती है कि आपको धक्का लगाती है, और कहते हैं कि बंदे को उठा के लेके जाती है हवा। तो डेड जोन एक बहुत सख्त किस्म की जगह होती है। अच्छा साजिद, जॉन स्नोरी के साथ जो हैं वो आप लोगों की इंटरेक्शन उनके साथ कैसे हुई? जैसे कि अभी आपने बताया कि वालिद साहब के दोस्त भी थे, तो मतलब इन ताल्लुकात की इब्तिदा कैसे हुई, इस हवाले से नाज़रीन को कुछ बताएं। जो बेसिकली जो जॉन स्नोरी था वो वालिद का पहले से जानने वाला था। मेरा तो उसके साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस था K2 में इस साल, लेकिन वो अच्छा बंदा था। उसकी नेक ख्वाहिशात थी पाकिस्तान में उनके लिए। उसका ख्वाब था कि पाकिस्तान और आइसलैंड का एक साथ K2 के टॉप पर ले आएँ, जो उसकी ख्वाहिश थी। और उसने कहा कि इंशाल्लाह फ्यूचर में भी वो मैं पाकिस्तान में इस तरह आऊँगा, इस पीक पे आऊँगा, इस माउंटेन पे आऊँगा और मैं पाकिस्तानियों को हया करूँगा। बेसिकली उसकी पाकिस्तान के लिए ख्वाहिशात थी, और पाकिस्तानी जो लोग थे उनके लिए भी उसकी प्यार बहुत था। अच्छा साजिद, जैसे कि आपके वालिद ने विंटर एक्सपीडिशन किया K2 को सबमिट करने का, जो उन्होंने अटेम्प्ट किया, अगरचे समर्स में वो कर चुके थे, तो आप जो है अपने वालिद के अधूरे ख्वाब को पूरा करने का जो है आपका क्या प्लान है, कब तक आप इसे करना चाहेंगे, मतलब स्पेशली K2 को सबमिट करने का, इस हवाले से काइंडली हमारे नाज़रीन को बताएं। बेसिकली जो K2 पे मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था 2018 में। K4 तक कुछ किया K2 के जो 8000 पे किया, और उधर से मैं वापस आ गया। और 2019 में फिर मैंने K2 पर ट्राई किया और मैंने K2 को सबमिट किया, और वाली क्लाइंबर है जिसने 20 साल की उम्र में K2 को सबमिट किया है। अच्छा, इट्स सरप्राइजिंग भी है, हम नहीं जानते थे। विंटर में मैंने ट्राई किया और 8200 तक विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब किया, और इंशाल्लाह वालिद का मिशन था। वालिद की एक पहाड़ी आशिक था और पहाड़ों से उसको लगा ज़्यादा था, और वालिद का ख्वाब भी था कि दुनिया की जो 14 बुलंद तरीन चोटियाँ हैं उसमें पाकिस्तान का परचम लहराएं। तो इंशाल्लाह वालिद का जो मिशन है उसको मैं जारी रखूँगा, और कौम से अपील है कि आप मुझे दुआ करें इसमें मुझे कामयाबी मिले। तो साजिद, आपने जो सबमिट किया है इसके हवाले से हमें थोड़ी डिटेल्स बताएं कि मतलब आप फॉरेनर्स के साथ थे या लोकल टीम में थे, आपके उस अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा, और स्पेशली जब आपने सबमिट कर लिया, जब आप चोटी के बिल्कुल टॉप पर पहुंचे, तो तब आपकी फीलिंग्स क्या थी, इस हवाले से थोड़ा सा शेयर करें। बेसिकली जो वालिद को मैंने रिक्वेस्ट किया था, जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बलिस्तान का स्टूडेंट था, तो उस वक्त कोई K2 का विंटर एक्सपीडिशन इसको वालिद लीड कर रहे थे, तो मैंने वालिद से रिक्वेस्ट किया कि मैं भी चढ़ना चाहता हूँ। तो वालिद ने कहा कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप किस तरह चढ़ेंगे, आप ना कोई ट्रेनिंग से ना कोई आप आदि हैं, उसमें सफ़र नहीं कर सकते, आप उस हालात को उसने कहा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैंने वालिद को जिद किया कि आप मुझे लेके चलें। तो वालिद ने बस कोई चांस दिया कि आप ट्राई करो, बस देखते हैं क्या होता है। तो बस मैंने 2018 में मैंने ट्राई किया, लेकिन इतना मैं उस माहौल में एडजस्ट नहीं हुआ और मैं चढ़ नहीं सका कैंपस से आगे। तो 8000 से मैंने डिसाइड किया कि मैं इस साल नीचे जाता हूँ और अगले साल इंशाल्लाह फिर ट्राई करता हूँ। फिर 2019 में फिर मैंने जो एक नेपाल की जो एक एजेंसी है 7 समिट ट्रेक्स, उसमें मैं खुद किया है एज वॉलंटियर, उसमें काम करने के लिए, और उसमें मैंने बहुत सी स्ट्रगल्स की। जो दूसरी जो रोक फिक्सिंग में वो शहबाज की मदद की, और जो टेंशन लगाना और सामान कैरी करना, बहुत स्ट्रगल की। और आखिरकार कोई 25 जुलाई को समिट, हमारा समिट कुछ था, बस इंतहा करके बस पहुंच गया समिट के पूरी समिट में। और उधर पहुंच के मुझे एहसास हुआ यार बस कैसी जगह है ये, तो बुलंदियों में पहुंच करना, सारे पहाड़ मेरे नीचे थे, बादल नीचे थे, और दूसरी एक साइड पे चाइना साइड थी, इस साइड पे पाकिस्तान साइड, और मुझे अंदरूनी कुछ खुशी महसूस हो रही थी, बस यार ये तो कोई अजीम जगह है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो जज्बात जो हैं वो नाकाबिले बयान होते हैं, उन्हें अल्फाज में बयान करना, ऐसे मौक़ों को जब आप रियली कुछ अचीव करते हैं तो नामुमकिन होता है। अच्छा साजिद, जैसे कि अभी हमने आपके डिज़ायर्स के बारे में, आपकी गोल्स के बारे में सवालात की, तो आपके वालिद का जो है उनका कोई ऐसा गोल, इसके अलावा कोई उनका कोई ख्वाहिश हो, तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि उनकी कोई आखिरी ख्वाहिश ऐसी कोई थी जो करना चाहते थे, कुछ अचीव करना चाहते थे, इस हवाले से कहें। वालिद के अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छे क्लाइंबर थे, और जिस माउंटेन में जाते थे अक्सर वो क्लाइंब करते थे। बाकी जो वालिद की जो क्लाइंबिंग की हवाले से ख्वाहिश थी कि कोई क्लाइंबिंग स्कूल बने इस एरियाज में, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी क्लाइंबिंग स्कूल नहीं था। तो अक्सर महकूम में भी वालिद का जिक्र नहीं होता था कि लेक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से जो दूसरे क्लाइंबर्स थे
जो दूसरे जो वर्ल्ड क्लास क्लाइमर्स उनसे हम पीछे हैं पाकिस्तानी। उसकी ख्वाहिश थी कि हमारे जीबी में बेसिकली जो माउंटेन एरिया से इधर कोई क्लाइंबिंग स्कूल बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो हमारी गवर्नमेंट है इस पर इंटरेस्ट ले रही है, तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में बेहतर होगा जी। साजिद, जैसे कि अभी आपने स्कूल का जिक्र किया कि मतलब कोई ऐसी तरबियती इदारों की जो एक कमी है हमारे कोई बेमाओं को, अगरचे चोटियाँ हमारे पास हैं, बुलंद तरीन सारे वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन ये कि दीगर ममालिक के जो लोग हैं वो आके बहुत ज़्यादा अचीव करके जा रहे हैं, हमारे तरफ से कोई इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आ रही यहाँ पर। तो एक जो है स्कूल के बारे में, जैसे कि हमारे इल्म में है कि एक ब्लाइंड लेक की तरफ एक स्कूल की बात चल रही है और एक सरपारा में जो है स्कूल की बात चल रही है, तो क्या मतलब ये दोनों स्कूलों की तामीर में जो है गवर्नमेंट जो है वो कितना इन्वेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट ने अब तक कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो देने का जो है ख्वाहिश का इज़हार किया है? जो शिगर का जो स्कूल है जो ब्लाइंड लेक के पास, उसमें मैंने सुना है कि उसमें ज़मीन मिल चुकी है, इंशाल्लाह गवर्नमेंट काम जल्द से शुरू करेगी। और जो सरपारा का जो स्कूल है उसमें इब्रार हक ने कोई ऐलान किया है और इंशाल्लाह इसमें भी काम जल्द से शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जो क्लाइंबिंग का जो फ्यूचर है हमारे एरियाज में बेहतर होगा। तो मतलब इब्रार हक ने कोई मतलब बरह रास्त कोई आपसे कांटेक्ट किया हो, आपको अप्रोच किया हो? हाँ, इब्रार हक ने मुझे खुद कॉल किया था और उसने कहा कि आप ही इसकी नुमाइंदगी करेंगे और आप ही इसको आगे चलाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि इस स्कूल को चलाऊँ और इससे जो हमारी यूथ है उसको ट्रेन करें। साजिद, जैसे कि आपकी इस इंटर एक्सपीडिशन से भी जाहिर है कि आप अपने वालिद मोहतरम की जो है बहुत ज़्यादा करीब थे, उनके साथ आपकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा क्लोज थी। तो आप अपने वालिद की शख्सियत के बारे में हमारे जो नाज़रीन उनको थोड़ा सा बताया कि वो शख्सियत बाय पर्सनैलिटी, लाइफ स्टाइल के हवाले से वो कैसी पर्सनैलिटी थे, ये हमारे नाज़रीन जो हैं बिकॉज़ हमारे कौमी हीरो हैं और ये वी ऑल ओन हिम, सो इस बारे में भी हम थोड़ा जानना चाहते हैं। बेसिकली जो मेरा और वालिद का रिलेशन था एज ए क्लाइंबिंग पार्टनर, हम दोनों क्लाइंबिंग पार्टनर थे और एज दोस्तों की तरह थे। और मेरा वालिद अक्सर इधर जो उनको होते थे भी तो आगे पीछे घूमने साथ जाते थे और अक्सर जो माउंटेन्स में हम दोनों साथ क्लाइंब करते थे एज ए टीम। और घर में भी बस दोस्तों जैसा माहौल था और उसका कोई सिंपल तबीयत का वो आदमी था। घर के काम काज करना, बस वालिदा का हक बटाना और दूसरे जो एक्टिविटीज है उसमें काम करना, बस वो एक हिसाब से सिंपल किस्म का आदमी था। और जो माउंटेन्स में होता था वो उसको कहते थे कि अक्सर लोग प्लीज अ माउंटेन डांसर, तो अच्छा नाचता भी था, गाता भी था और वो बेस्ट कम की एक हिसाब से जान था, क्योंकि सारे लोगों को हंसी खुशी घुल मिल के हंसी खुशी वो ज़िंदगी गुजारता था। अच्छा साजिद, हम आपकी फैमिली के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे। फैमिली के हवाले से थोड़ा सा आप हमें तज़किरा कीजिए, मतलब आप लोग बहन भाई वगैरह कितने हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं या जो मतलब तालीम जो अभी वो छोड़ चुके हैं या बहुत छोटे हैं, और इसके साथ साथ ये कि माउंटेनियरिंग जो है इसमें मतलब कितना आप लोगों की जो इनकम रही है और कोई माली हवाले से जो है मुस्तहकम रहे या इस हवाले से माली मुश्किलात का हम लोग को सामना करना पड़ा, थोड़ा सा इस हवाले से नाज़रीन। बेसिकली हम 3 भाई और हमारी एक बहन है और वो जो मुझसे छोटे हैं तीनों पढ़ रहे हैं। जो भाई है बड़ा भाई उसने कंप्लीट किया है, वो छोटा भाई वो 7 में है और बहन अंडर मैट्रिक है। तो जो हमारी इनकम थी वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी, क्योंकि हम अक्सर जो डॉलर्स में कमाते थे, जो माउंटेन में जाते थे तो साल में अच्छा खासा कमाते थे अल्हम्दुलिल्लाह हम। और माली लिहाज से हमारी जो लेवल था अल्हम्दुलिल्लाह कोई नॉर्मल था, इतना हाई भी नहीं था इतना लो भी नहीं था और ज़रूरियात ज़िंदगी आराम से पूरी हो जाती थी। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ ऐलान किए गए। टूरिज़म मिनिस्टर ने कहा कि स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाएंगी फैमिली के तमाम बच्चों को, और चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से भी जो है फाइनेंशियल सपोर्ट का जो उन्होंने ऐलान किया। तो जो ये हुकूमती ऐलानात हैं इनको आप किस निगाह से देखते हैं और इन पर अमल दरामद के हवाले से आप कितने पुरुमीद हैं, इस हवाले से भी? नहीं, बेसिकली जो हुकूमत के जो इक़दाम है, जो मेरे जो भाई बहनों की स्कॉलरशिप वो भी अच्छे इक़दाम है, उन्होंने यकीन दहानी की और उनसे राबते में भी है कि इनका ये करना है। बाकी जो हमारी जीबी गवर्नमेंट्स और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जो ऐलान थे वो भी जो वालिद के एजाज़ में, क्योंकि वालिद एक असीम मकसद पर थे और एक हिसाब से नेशनल हीरो अली सरपारा भी वो है, उसके एजाज़ में जो भी देंगे उसके शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट का। अल्हम्दुलिल्लाह जो एजाज़ में जो भी मिलता है हमें
اچھا ساجد، پروگرام کا آخری سوال میں کرنا چاہوں گا پروگرام کو اختتام کی جانب بڑھاتے ہوئے کہ آپ شو کے آخر میں جو ہے پاکستانی عوام کو، پاکستانی قوم کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ مطلب کوئی بھی فیلڈ میں جو ہے وہ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، ماؤنٹینئرنگ ہو گیا، اگر کوئی اور سپورٹس میں وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور ان کی زندگی کا مقصد ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ زندگی میں کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے انسان کو جو ہے مطلب کیا کچھ کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا. ہاں، وہ زندگی کا جو مقصد کو پانے کے لیے میرے حساب سے یہ کہ خیر ہونا چاہیے سب سے، جو بات ہونا چاہیے، کیونکہ مالک کی وہ خوبی تھی، کیونکہ وہ اپنے کام سے مخلص تھا، جو بھی کام کرتا تھا وہ کمپلیٹ کرتا تھا. اگر کلائمبنگ کرتا ہو، روپ فکسنگ کرتا ہو، مجھے بھی کہتا تھا بیٹا آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اپنے مخلص ہونا ہے، اپنے پیشے سے پیار کرنا ہے، آپ نے صرف اپنا 100% دینا ہے. تو آپ جو بھی کام کریں، اگر آپ خود ہی ایفرٹ کریں، آپ اپنے دل سے اس کام کو کریں تو ضرور آپ کامیاب. جی تو ساجد ستارہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے انٹرویو کے لیے ہمیں وقت دیا اپنی گناگو مصروفیات میں سے. اور ناظرین، یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ وہ ہیروز ہیں جو کسی نام کے، کسی اور لالچ کے بغیر سبز ہلالی پرچم کی سربلندی کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. محمد علی ستپارہ، اگرچہ پہاڑوں نے، جیسے کہ ادبی انداز میں بھی کہا گیا کہ پہاڑوں نے ان کی بے لوث محبت کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنا لیا، اور ان کے اس کامیاب اٹیمپٹس کے بعد اگرچہ وہ K2 کی وادیوں میں ہی، انہی وادیوں میں انہوں نے بسیرا کر لیا، لیکن انہوں نے K2 کو ایک نئی شناخت دی، ایک نئی پہچان دی. اگر لٹرلی میں اپنی بات کروں یا میں اپنی ٹیم کی بھی بات کروں، جیسے کہ ہم ابھی ٹاک کر رہے تھے کہ K2 کے حوالے سے ہمیں 8611 میٹر بلند ہے اور دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا. لیکن آج یہ ان ہیروز کی قربانی کا نتیجہ، ان ہیروز کی محنت کا نتیجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں معلوم ہوا کہ K2 کے جو کیمپس ہیں وہ کتنے ہیں، K2 کا ڈیتھ زون کیا ہے، بوٹل نیک کیا ہے. یہ چیزیں ہمیں آج حقیقی معنوں میں بچے کو ایک طرح سے حفظ ہو چکی ہیں. اگرچہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، ایک نیگیٹو پروپیگنڈا بھی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت یہ وہ ذہنی بیمار لوگ ہیں جو پانی کا گلاس بھی خود اٹھ کر نہیں پی سکتے، ورنہ -50 سے -70 کی سردی میں جا کر اس طرح سے اپنے ملک کے لیے اتنی قربانی پیش کرنے والا یقینی طور پر کوئی ایک بہت بڑے دل کا اور ایک بہت بڑی شخصیت کا انسان ہی ہو سکتا ہے. اور یہ کام یقینی طور پر محمد علی ستپارہ اور ان کے فرزند ساجد علی ستپارہ ہی کر سکتے تھے. ہمیں یہ چاہیے کہ ایسے ہیروز کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں، ایسے ہیروز کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں، کیونکہ جب تک آپ ایسے ہیروز کو آئیڈیل اور اپنے لیے مشعل راہ نہیں بنائیں گے، یقینی طور پر آپ اپنی زندگی میں اچیو کرتے ہوئے گھبرائیں گے بھی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گولز کو اچیو بھی نہ کر سکیں. آخر میں آپ کا میزبان الطاف احمد ٹوڈے پاکستان کی جانب سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلی بار مزید کسی اور پروگرام میں اور کسی اور ہیرو سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اور آپ کی گفتگو کروائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.